नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली दंगों पर जांच के नाम पर दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? पिछले एक साल में अदालत की तमाम टिप्पणियों से लगता है कि पुलिस का इरादा कुछ लोगों को जेल में रखने से ज्यादा नहीं है। असली दंगाई शायद उसकी पकड़ से बहुत दूर जा चुके हैं। अदालत की टिप्पणियां दिल्ली पुलिस की जांच को हर सिरे से नकार रही हैं। एक मामले में नहीं बल्कि कई मामलों में अदालत कह चुकी है कि न सबूत का पता है न गवाह का। गवाह के नाम पर पुलिस अपने सिपाहियों को खड़े कर रही है। राजधानी दिल्ली की पुलिस की जांच का यह हाल है कि आए दिन डांट पड़ रही है, फटकार पड़ रही है। पिछले साल अक्टूबर में कोर्ट ने मोहम्मद नासिर के मामले में एफआईआर न करने पर पुलिस को फटकार लगाई। नासिर की आंख में दंगाइयों ने गोली मार दी थी। कोर्ट को कहना पड़ा कि वेरी शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है ये, और दिल्ली पुलिस के एसएचओ पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया। 2 मार्च 2021 की खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जांच की जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो बनी बनाई लगती है, यूजलेस पीस ऑफ पेपर कहा। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि साधारण चोरी के मामले से भी बदतर है। 29 मई 2020 के फैसले में फिरोज खान बनाम राज्य के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है कि पुलिस ने केवल फिरोज खान को कैसे उठा लिया, जबकि कथित तौर पर कानून की इजाजत के बिना जमा हुए लोगों की संख्या 250 से 300 थी। 14 अक्टूबर 2020 का भी एक फैसला है। मामला कासिम का है, जिसका संबंध आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के मामले से है। हाईकोर्ट ने पुलिस के गवाहों के बयान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कहा कि ये जो पुलिस वाले गवाह हैं, उन्होंने बयान देने के लिए घटना के बाद 7 दिनों तक इंतजार किया। कोर्ट ने कासिम को जमानत दी और कहा कि जो 11 वीडियो पेश किए गए हैं उसमें कासिम की मौजूदगी साबित नहीं होती है। 15 दिसंबर 2020 को दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी पब्लिक स्कूल के फैसल फारूक को जमानत देते हुए यह कहा कि दिल्ली पुलिस न्यायिक व्यवस्था का दुरुपयोग कर रही है, सिस्टम का मजाक उड़ा रही है। इसी मामले में 22 जून 2020 को जमानत देते हुए ट्रायल कोर्ट ने भी कहा कि कोई सबूत नहीं है कि इस फैसले का संबंध पीएफआई, पिंजरा तोड़ या मौलाना से था। यहां तक कि पुलिस यह भी साबित नहीं कर पाई कि आरोपी घटना के वक्त वहां मौजूद था। 3 सितंबर को दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम के मामले में सुनवाई हो रही थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट के जज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने इन जांचों की धज्जियां उड़ा दी। कहा कि चार्जशीट दायर कर ही काम खत्म समझ लिया गया है। ना तो स्वतंत्र गवाह लाने की कोशिश दिखती है, ना तकनीकी तौर पर सबूत जुटाने के प्रयास दिखते हैं। जांच के नाम पर करदाताओं की गाढ़ी कमाई की बर्बादी हो रही है। इस मामले की जांच का कोई वास्तविक इरादा ही नहीं दिखता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने शाह आलम और अन्य 2 को सबूतों के अभाव में बरी करते हुए यह भी कहा कि गवाह के रूप में सिपाही को प्लांट किया गया था, खड़ा किया गया था। अब इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? गवाह के रूप में दिल्ली पुलिस के सिपाही को पेश किए जाने के मामले में पहले भी कोर्ट की फटकार पड़ चुकी है। दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में फिर एक बार दिल्ली पुलिस को शर्मिंदा होना पड़ा है। दिल्ली की विशेष अदालत ने दिल्ली दंगों में एक दुकान में लूटपाट और आगजनी के मामले में 3 आरोपियों शाह आलम, राशिद सैफी और शादाब को बरी कर दिया है। कोर्ट में दिल्ली पुलिस तीनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर पाई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दिल्ली पुलिस ने अदालत की आंखों में पट्टी बांधने का काम किया है। इतिहास में दिल्ली दंगों को दिल्ली पुलिस द्वारा की गई घटिया जांच के लिए याद किया जाएगा। पुलिस का प्रभावी जांच का इरादा नहीं। मामले में पुलिस ने करदाताओं की गाढ़ी कमाई की भारी बर्बादी की है। इतिहास दिल्ली में विभाजन के बाद सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगों को देखेगा तो नए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके सही जांच करने में जांच एजेंसी की विफलता निश्चित रूप से लोकतंत्र के रखवालों को पीड़ा देगी। प्रोसिक्यूशन ये भी कहता है कि लगभग 1,1500 लोग थे। इन 1,1500 में से एक कांस्टेबल को विटनेस प्लांट किया गया, जो कि मौके पर था भी नहीं, प्लांटेड था वो।
उसको प्लांट करते हुए 3 लोगों का नाम लिया गया और ओनली 3 लोगों को एक्यूज बनाया गया और कोई पब्लिक विटनेस नहीं था इसमें, जिसके ग्राउंड पर कोर्ट को लगा कि ये जो हमने कोर्ट से आर्गू किया कि ये जो प्रोसिक्यूशन की इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल फॉल्स और मैनिपुलेटेड है, जिसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने हमारे क्लाइंट्स को बरी कर दिया। ये पहला मामला नहीं है जब दिल्ली पुलिस को कोर्ट से डांट पड़ी है। जुलाई में एक मामले पर फैसला देते हुए कोर्ट दिल्ली पुलिस पर जांच में हुई लापरवाही के लिए 25,000 का जुर्माना लगा चुकी है। दिल्ली पुलिस को जो डांट पड़ी है वो सख्त पड़ी है और सही पड़ी है। ये इसलिए सही है क्योंकि दिल्ली पुलिस शायद ये मानकर नहीं चल रही थी कि जो भी वो चार्जशीट में वो जो एविडेंस वो पेश करेगी उसका कोई न्यायिक एग्जामिनेशन होगा, और जब चार्जशीट प्रोसेस के तहत जो भी एविडेंस उन्होंने सामने लाया है, कोर्ट ने यही कहा है कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल आलसी है और सही इन्वेस्टिगेशन है नहीं। शुक्रवार को यूएपीए के मामले में छात्र उमर खालिद की बेल पर सुनवाई हुई, जिसमें उमर खालिद की तरफ से कहा गया है उमर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट ओटीटी सीरीज फैमिली मैन की स्क्रिप्ट की तरह है। पुलिस ने अपनी कल्पना से कुछ भी लिखा है। उमर खालिद ने देश विरोधी नारे लगाए, पर पुलिस के पास ऐसा कोई वीडियो नहीं है जहां खालिद देश के खिलाफ नारे लगा रहा हो। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी। दंगों में पुलिस ने कुल 750 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें लगातार कोर्ट दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहा है। शादाब, राशिद और शाह आलम को दिल्ली के कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन उन्हें भी बिना जुर्म के लगभग 11 महीने जेल में रहना पड़ा। वो बाइज्जत तो बरी हो गए हैं, पर जो 1 साल उन्होंने जेल में काटा है वो वक्त ना दिल्ली पुलिस वापस कर सकती है और ना ही कोई कोर्ट। साथ ही साथ समाज में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट लीक करके इन्हें आतंकवादी घोषित करने की भी कोशिश की। फिलहाल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है और शायद ये सबक दिल्ली पुलिस लेगी कि आगे ऐसे मामलों में वो ज्यादा संवेदनशीलता दिखाएगी। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि दिल्ली पुलिस आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। सोचिए, इस तरह की जांच और चार्जशीट पर गोदी मीडिया ने करोड़ों लोगों को दिन रात बताया कि कौन दंगाई है, जिन्हें मीडिया की अदालत में दंगाई बना दिया गया। असली कोर्ट में उनके खिलाफ पुलिस कोई सबूत नहीं पेश कर पा रही है। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि दंगा किसने कराया। यह भी हो सकता है कि दंगा करने वालों के पीछे आप उनकी रैलियों में नारे लगाते हुए चले जा रहे हो। क्या असली दंगाई बचा लिए गए हैं? आज दिल्ली दंगों की जांच का हाल एक और सुनवाई में नजर आया, जब उमर खालिद के वकील त्रिदीप पेस ने कहा कि उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट ओटीटी प्लेटफॉर्म की सीरीज फैमिली मैन की तरह दिखती है। लोगों की सोच प्रभावित करने के लिए बिना किसी सबूत के जानबूझकर झूठ फैलाया गया, ताकि जनता की नजरों में इन्हें दोषी बना दिया जाए, जबकि दिल्ली पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। त्रिदीप ने कहा कि एफआईआर नंबर 59 में यूएपीए की धारा लगी है, उसमें किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। अगर आपको गिरफ्तार करना था तो बाकी 750 एफआईआर हैं, उसमें करते। उमर खालिद के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है सिवाय झूठी कहानियों की। यह उनके वकील की दलील चल रही है, त्रिदीप पेस की। वे कहते हैं कि पुलिस की चार्जशीट में लिखा है कि उमर खालिद एक व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य थे जहां सड़कें बंद करने की रणनीति तय की गई, जबकि उस व्हाट्सएप ग्रुप में उमर खालिद ने सिर्फ 4 मैसेज भेजे थे। सिर्फ इस आधार पर उमर खालिद को एक झूठे षड्यंत्रकारी आंदोलन का नेता बना दिया गया, जिससे दिल्ली में हिंसा हुई। पेस ने कहा कि उमर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पुलिस के पास भड़काऊ भाषण देने के कोई सबूत नहीं है, पुलिस अधिकारी ने जो मन चाहा है वो लिखा है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी, तब शायद देखते हैं दिल्ली पुलिस अपना पक्ष कैसे रखती है। पिछली बहस में 23 अगस्त को भी वकील त्रिदीप पेस ने उमर खालिद के खिलाफ पेश किए गए सबूतों की पोल खोल दी। जिस भाषण के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया, उस भाषण का एक छोटा सा हिस्सा
रिपब्लिक टीवी ने बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय के ट्विटर हैंडल से लिया था। सोचिए, इन आधारों पर उमर कई महीनों से जेल में बंद हैं। उन पर यूएपीए की धाराएं लगा दी गई हैं। चार्जशीट को लेकर वकील त्रिदीप पेश ने एक और बात कही। यह न्यूज चैनलों के 9 बजे की स्क्रिप्ट की तरह है, जिसमें चैनल बिना किसी जिम्मेदारी के कुछ भी बोलते हैं। जाहिर है उनका इशारा गोदी मीडिया की तरफ है, जो भारत के लाखों लोगों के मेहनत से हासिल लोकतंत्र की हर दिन हर घड़ी हत्या कर रहा है। मेरी इस बात को लिखकर अपने पर्स में रख लीजिए। दिल्ली दंगों के मामले में देवांगना कालिता को जमानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भड़काऊ भाषण और चक्का जाम करना आतंकी कार्रवाई नहीं है। क्या यह बात पुलिस नहीं जानती थी? क्या यह बात गोदी मीडिया नहीं जानता था? नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि हमें यह कहना पड़ रहा है कि ऐसा लगता है कि असहमति को कुचलने की बेचैनी में राज्य की सोच में प्रदर्शन करने के संवैधानिक अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच अंतर की रेखा धुंधली हो गई है। अगर इस तरह की सोच को और बढ़ावा मिला तो वह हमारे लोकतंत्र के लिए एक उदास दिन होगा। कोर्ट ने कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक संवैधानिक अधिकार है और गैर कानूनी नहीं है। अगर उनके द्वारा किए गए कृत्य और उसके सबूत प्रत्यक्ष रूप से यूएपीए की धाराओं के तहत इल्जाम नहीं हैं, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन को यूएपीए के तहत आतंकवादी गतिविधि करार नहीं दिया जा सकता है। नताशा नरवाल और देवांगना कालिता की गिरफ्तारी के वक्त कैसी कैसी खबरें चलाई गईं कि ताहिर के दंगा ब्रिगेड से पिंजड़ा तोड़ का कनेक्शन है, पिंजड़ा तोड़ और दिल्ली दंगों की फंडिंग का सोर्स एक है। इस तरह की खबरें चलाई गईं। अब कोई सबूत नहीं है पेश करने के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट की जमानत से पहले पुलिस ने जमानत के विरोध में अपनी सारी ताकत झोंक दी। इस कारण भले ही नताशा और देवांगना को 1 साल से भी अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन पुलिस ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नताशा और देवांगना के ऊपर भड़काऊ भाषण देने, चक्का जाम की प्लानिंग करने, महिलाओं को प्रदर्शन करने के लिए उकसाने जैसे आरोप लगाए गए, लेकिन अदालत को कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता ने हिंसा भड़काने की कोशिश की। आतंकी कार्रवाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। भारत में एक काम को अब संवैधानिक और कानूनी दर्जा दे दिया जाना चाहिए, वैसे मिला ही हुआ है। किसी को किसी भी मामले में कभी भी फंसाकर उठाकर कितने भी साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता है, कानून की फला फला धारा के तहत। यह काम जितनी आसानी से इस देश में होता है, कहीं और नहीं होता होगा। इसका अनुभव हर जाति धर्म के नागरिकों को है। दुनिया की हर अच्छी सरकार, अब हम दूसरे विषय पर आ रहे हैं, रोजगार का आंकड़ा मासिक या तिमाही देती है। भारत सरकार या यहां की कोई भी राज्य सरकार ने रोजगार पर कब डेटा दिया? 2017-18 की बेरोजगारी दर के बारे में 2019 में एक खबर आई कि 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है। इस रिपोर्ट की लीपापोती कर दी गई और उसके बाद फिर सरकार की तरफ से कोई डेटा नहीं आता है जिससे पता चलता रहे कि कितनों को रोजगार मिला, कितनों की नौकरी चली गई। भारत सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? क्या रोजगार पर बात किए बगैर अर्थव्यवस्था की बात हो सकती है? क्या सरकार अपने उस जवाब पर बात करना चाहेगी जो ग्रामीण विकास योजना मंत्री निरंजन ज्योति ने 10 अगस्त को लोकसभा में दिया, जिसका सवाल बीजेपी के ही सांसद अशोक महादेव राव नेता ने पूछा था? सरकार ने अपने जवाब का आधार जुलाई 2019 से जून 2020 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डेटा पर तैयार किया था। इसमें ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी के बारे में बताया गया कि बिहार में डिप्लोमाधारियों में बेरोजगारी 97% है। जम्मू कश्मीर में डिप्लोमाधारियों में बेरोजगारी 50% है। आंध्र प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएट में बेरोजगारी 50% है। तेलंगाना में पोस्ट ग्रेजुएट में बेरोजगारी 33% है। इससे 2 बातों का पता चलता है कि सरकार के पास रोजगार के कुछ आंकड़े तो हैं, सरकार रोजगार को लेकर नए नए आंकड़ों का पता नहीं लगा रही है। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए छात्रों ने प्रदर्शन के हर तरीके को आजमा लिया है और पुलिस के पुराने तरीके से कई बार लाठियां भी खा ली।
यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से आने वाली इन तस्वीरों से लगता है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद यह मुद्दा टीवी देखने वालों के ड्राइंग रूम में दम तोड़ देता है। सरकार यह भी नहीं बताती कि उसने अपने विभागों में कितने पदों की भर्तियां निकाली, कितने समय में कितनों को नौकरियां दी गईं। यह वो आंकड़ा है जो सरकार चाहे तो हर घंटे दे सकती है, लेकिन यह भी नहीं देती है। लाठी मिल जाती है। केंद्र से लेकर हर राज्य सरकार यह जरूर बताती है कि विदेशी निवेश कितना आया, लेकिन रोजगार का डेटा नहीं देती। क्या भारत के बेरोजगारों ने लिखकर दिया है कि आप हमें लाठियों से मारते रहिए, लेकिन रोजगार का डेटा मत दीजिए, रोजगार भी मत दीजिए, हम वोट देंगे? यह बिल्कुल ठीक बात है कि हिंदी प्रदेश के युवाओं की पहली प्राथमिकता हिंदू मुस्लिम नेशनल डिबेट है। इससे बड़ी प्राथमिकता उनके जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन रोजगार के लिए लाठियां भी तो वही खा रहे हैं। हर बार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का ही डेटा आता है, जाहिर है उसकी अपनी सीमाएं हैं। सरकार कभी सीएमआईई के आंकड़ों को चुनौती देते हुए अपना आंकड़ा नहीं देती है। सीएमआईई के नए सर्वे के मुताबिक भारत में बेरोजगारी की दर 8.32% है। 4% तक तो सामान्य मानी जाती है, लेकिन बेरोजगारी की दर 8% से अधिक हो तब यह बहुत है। शहरों में बेरोजगारी की दर 9.8% तक पहुंच गई है। जुलाई की तुलना में 1% से ज्यादा लोग काम की तलाश में हैं, काम नहीं मिल रहा। अगस्त महीने में 15 लाख लोगों का काम चला गया, नौकरियां चली गईं। ज्यादातर काम ग्रामीण क्षेत्रों में गया है। पता चलता है कि गांवों में रोजगार और कमाई की क्या हालत है। सरकार खुद से नहीं बताएगी, गोदी मीडिया जीडीपी का जश्न मनाएगा, लेकिन जिन दर्शकों के द्वारा देखा जाता है उसी की नौकरी की बात नहीं करेगा। इस साल जून में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक रिसर्च सामने आया कि गरीबी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 23 करोड़ लोग 375 रुपए प्रतिदिन से कम कमा रहे हैं। जिन महिलाओं का काम छिन गया उनमें से 46% से अधिक को वापस काम नहीं मिला। पुरुषों में 7% को दोबारा काम नहीं मिला। जितने लोग सैलरी पर काम करते थे उनमें से आधे दिहाड़ी पर काम करने लगे हैं। चाहे परमानेंट नौकरी वाले हों, अस्थायी या कैजुअल वाले हों, या दिहाड़ी पर काम करने वाले हों, हर तरह के काम करने वाले ग्रुप में सैलरी में कमी आई। शहरों में गरीबी 20% बढ़ी है, गांव में 15%। 80 करोड़ से अधिक लोग गरीब कल्याण योजना पर निर्भर हैं 2 वक्त के भोजन के लिए। तो क्या हिंदी प्रदेश रोजगार पर बात नहीं करेगा? उसे हिंदू मुसलमान टॉपिक इतना भा गया है। सीएमआईई के आंकड़े बता रहे हैं कि तालाबंदी हटने के बाद भी सुधार नहीं है, स्थिति बिगड़ती जा रही है। 433 मिलियन लोग आज लेबर फोर्स में हैं। 4 मिलियन लोगों का एडिशन हुआ है एक महीने के अंदर, और इसी वजह से हो सकता है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि ज्यादा लोग नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं। जो ज्यादा लोग लेबर फोर्स में आ रहे हैं उनको उस रेट पे नौकरियां मिल रही हैं या नहीं मिल रही। यदि मिलेगी तो फिर आपका अनएम्प्लॉयमेंट दर भी धीरे धीरे कम आता जाएगा। यदि नहीं मिलेगी तो हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी बढ़े। नौकरी पर बात नहीं, गरीबी पर बात नहीं, फिर भी आर्थिक तंगी की खबरें भीतर के पन्नों पर छपने वाली घटनाओं से बाहर छलक जा रही हैं। व्यापारियों से बात कीजिए तो जीडीपी की दूसरी तस्वीर नजर आएगी। लोग सोना गिरवी रख रहे हैं ताकि घर चला सकें। आज के इंडियन एक्सप्रेस में जॉर्ज मैथ्यू की रिपोर्ट है कि सोना गिरवी रखकर लोन लेने की दर काफी बढ़ गई है। क्रेडिट कार्ड या सोना के बदले लोन को रिटेल लोन कहा जाता है। 2019-20 की तुलना में लोगों ने सोना गिरवी रखकर 77% ज्यादा कर्ज लिया। इससे पता चलता है कि लोग कितनी तकलीफ में हैं। आगे का कुछ पता नहीं, इसलिए बैंक से लोन नहीं ले रहे, उसकी जगह जो सोना खरीदा था उसे गिरवी पर रख रहे हैं। बैंकों ने भी सोना गिरवी रखकर लोन देना बढ़ा दिया है। इसका फायदा बैंक वालों को है। लोन नहीं मिला तो नीलाम करने के लिए एनसीएलटी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 26 मई 2021 के ब्लूमबर्ग प्रिंट में खबर छपी है। इसमें मन्नापुरम फाइनेंस ने भी कहा है कि उसने चौथी तिमाही में 404 करोड़ का सोना नीलाम किया था, जबकि पहली 3 तिमाहियों में केवल 8 करोड़ का ये छपा है। बैंकिंग विशेषज्ञ तमल बंदोपाध्याय ने भी एक विज्ञापन का फोटो ट्वीट किया है, जिसमें एक कंपनी ने गहनों की नीलामी के विज्ञापन दिए हैं। मई के महीने में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट
इस पर भी है कि सोने के गहनों की नीलामी क्यों बढ़ गई है। जवाब साफ है, जिन्होंने गिरवी रखी वो पैसा नहीं लौटा सके। सोना गिरवी रखना अपना सम्मान गिरवी रखने के जैसा होता है। लोग अपमानित महसूस करते हैं, इसलिए किसी को बताते नहीं। टीवी पर उनका चेहरा आ जाएगा तो रिश्तेदार, समाज देख लेगा। मुंबई के महात्मा फुले नगर में रहने वाली सुलोचना काले की 3 बेटियां स्कूल में पढ़ती हैं। पति सोसाइटी में माली का काम करते हैं और 7,000 रुपए कमाते हैं। 6 महीने पहले इनकी दूसरी बेटी की तबीयत बिगड़ गई। पता चला कि शरीर में खून की कमी है और आईसीयू में भर्ती करवाना है, लेकिन कोरोना की वजह से काम बंद था और घर में जमा पूंजी भी नहीं थी। ऐसे में इन्होंने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर 15,000 का कर्ज लिया और साथ ही 25,000 रुपए अलग से ब्याज पर लिए। वो अब तक लोन नहीं चुका सकी हैं। लड़की का खून बदन में एकदम कम हो गया था, उसके लिए मुझे अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। जिधर 14 पॉइंट खून चाहिए उधर 3 पॉइंट ही खून था उसके बदन में। डॉक्टर ने बोला इसको आईसीयू में डालने की जरूरत है। तो घर में कुछ थोड़ा सोना था, वो सोना गिरवी मारा, इधर उधर से किधर से थोड़ा मदद मिला और 25,000 रुपये ब्याज से निकाला। खाने में उसको नॉनवेज, फल फ्रूट वगैरह बोला है, वो हम बराबर से नहीं दे पाते हैं। उसको हफ्ते में 2-3 बार देना बोला है, हफ्ते में 1 आध बार भी हम लोग खिला नहीं पाते हैं। इसी इलाके में हमें 56 वर्षीय शारदा वाई डांडे भी मिली। पति कपड़ों की इस्त्री करते थे, जो लॉकडाउन के बाद से बंद है। बेटा सिक्योरिटी में काम पर था, अब बेरोजगार है। ऐसे में इन्हें सोने की बाली गिरवी रखनी पड़ी ताकि 2 वक्त का खाना खा सकें। काहीतरी पोटापाण्याला लागतेच ना, मग काय ही वस्तू नाही ती वस्तू नाही, वस्तू भूख तो लगती है ना। घर में ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है, उसे लेने के लिए सब गिरवी रखना पड़ा। मेरे पति की बीपी की दवाई शुरू है, मेरी भी सर्दी की दवा शुरू है, इसके लिए भी पैसे लगते हैं, इसलिए गिरवी रखा है। तेल चटणी मीठ लागतेच, त्यासाठी लागते आणि ठेवलं मग। पिछले 1 साल में गोल्ड लोन लेने वालों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में अगस्त 2020 से जुलाई 2021 के बीच गोल्ड लोन लेने वालों में 77% की बढ़ोतरी हुई है। क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज लेने वालों में 10% की बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन, बेरोजगारी और वेतन में कटौती को इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। पिछले 1.5 साल में कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लोग पहले से ही परेशान हैं, तो वहीं अब सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार केवल इस अगस्त महीने में 15 लाख लोग देश भर में बेरोजगार हुए हैं। इसमें आपको ये भी समझना होगा कि जिन लोगों ने अपना सोना गिरवी रखा है, उसका मतलब ये होता है कि अब उनके पास कोई धन नहीं बचा है। ऐसे में अगर हालात इसी तरह से खराब होते रहे तो इन लोगों की परेशानियां दोगुनी हो जाएंगी। मुंबई से कैमरा पर्सन धनेश वरहाड़ी के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। जिन्होंने सोना गिरवी रखा है उन्हें अब सामने आकर बताना चाहिए। पता चल रहा है कि क्यों यह देश गोदी मीडिया पर दिन रात हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस के डिबेट देख रहा है, क्योंकि वो फंस गया है, नजर नहीं मिला पा रहा है। सरकार की आलोचना करने बाहर आएगा, वो हिम्मत गंवा चुका है और पता चल जाएगा कि सोना गिरवी रखना पड़ा है। इसलिए लोगों को नफरत की इन दुकानों में सुकून मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम डिबेट में एक समुदाय पर गुस्सा निकालने का मौका मिलता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कई साल से दिन रात करोड़ों लोग नफरत करने की थीम पर कार्यक्रम देखे जा रहे हैं। एक्सप्रेस की रिपोर्ट में एक और डेटा है। क्रेडिट कार्ड धारकों पर बकाया राशि में जुलाई 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक 9.8% की बढ़ोतरी हुई है। यानी 1 साल में बकाया राशि 1,11,000 करोड़ तक जा चुकी है। मिडिल क्लास के हाथ में क्या बचा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अलावा वो सोना गिरवी रख रहा है चुपचाप और क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुका पा रहा है। अरे आवाज दो! अरे आवाज दो! महाराष्ट्र नव प्राध्यापक संगठना की ओर से पुणे में पीएचडी कर चुके और कर रहे ये छात्र 47 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इनका दावा है कि महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों में पिछले 7 साल से प्राध्यापक की भर्ती नहीं हुई है। सरकार के मंत्री उदय सामंत ने कई बार दावा किया कि जल्दी ही भर्ती होगी, लेकिन भर्ती नहीं हुई। पिछले 1.5 साल से आश्वासन ही दे रहे हैं। आखिर कब तक बिना गुरु के भारत विश्व गुरु बनता रहेगा? केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि 1 साल के भीतर विश्वविद्यालयों में आरक्षित पदों को भर दिया जाएगा। इन पदों की संख्या करीब 50,000 है, शिक्षक और गैर शिक्षक की। कितने ही साल से ये पद खाली थे? जो भर्ती 7 साल में नहीं हुई, क्या अगले 1 साल में होगी? हम देखेंगे। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हैथवे केबल ने अपने पॉपुलर पैक से एनडीटीवी इंडिया को हटा दिया है।
अक्सर बिजनेस की बारीकियों का बहाना बनाया जाता है, लेकिन यह मामला कुछ और है। बहुत मेहनत से तैयार किए गए इस कार्यक्रम को आप तक नहीं पहुंचने देना। मैं ये कार्यक्रम हवा में नहीं बनाता हूं कि दफ्तर पहुंचा, जो क्लब में बैठे हैं 2 फालतू लोगों को बुलाया, अगल बगल में बिठाया, डिबेट किया, भेड़ों की तरह लड़ाया और घर चला गया। इस काम में कपड़े भी गंदे नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह से हम प्राइम टाइम के लिए मेहनत करते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हजारों शब्द टाइप करते हैं, खुद करता हूं मैं। हम बहुत छोटी सी टीम के साथ बहुत लगन से काम करते हैं। अगर इतनी मेहनत से तैयार किए गए कार्यक्रम को आप तक नहीं पहुंचने देने के लिए इतने जुगाड़ लगाए जाएंगे, यह अच्छा नहीं है। हम तो अपना काम करते रहेंगे। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है। जिस वक्त गोदी मीडिया हिंदुस्तान के लाखों लोगों के लोकतांत्रिक सपनों की हत्या कर रहा है, हम उसके दस्तावेज हर दिन जुटाकर आपके सामने रख देते हैं। आज का कार्यक्रम नहीं पहुंचेगा, लेकिन इतिहास में कोई पलट कर देखेगा तो कहेगा कि देखने वाला यही कार्यक्रम था। इसलिए ऐसा मत होने दीजिए। आप हैथवे केबल को फोन कीजिए, उनको ट्विटर पर उनसे कहिए कि एनडीटीवी इंडिया लगाइए, हमें प्राइम टाइम देखना है, और ब्रेक ले लीजिए, अभी कार्यक्रम बाकी है। अमेज़न इंडिया ने खाद, बीज, कृषि उपकरण जैसे खेती किसानी से जुड़े उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है। गुरुवार को खुद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अमेज़न के इस किसान स्टोर का उद्घाटन किया। एक तरफ देश में किसान 3 कानूनों को खत्म करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद कृषि मंत्री एक विदेशी रिटेल चेन पर खाद, बीज जैसे जरूरी सामान की बिक्री के लिए स्टोर का उद्घाटन कर रहे हैं। मेरा सवाल सिंपल है, क्या अमेज़न भी भारत को आत्मनिर्भर करने के अभियान में शामिल है? क्या ऐसा भी टाइम आने वाला है जब यह विज्ञापन चलेगा कि आत्मनिर्भर अभियान के प्रायोजक हैं अमेज़न, आमजन नहीं अमेज़न? अब आ से अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखिए। भोपाल के करीब रातीबड़ में खाद, बीज और कीटनाशक खरीदने आए 5 से 7 एकड़ में खेती करने वाले मोतीलाल मारन और अखिलेश मारन को जब हमने बताया कि अब वो ऑनलाइन खाद बीज खरीद सकते हैं, तो पहले तो वो खुश हुए, फिर सोचने लगे दुकान वाले तो उधार भी दे देते हैं, ज़्यादा हुआ तो सामान वापस भी कर सकते हैं, क्या ऑनलाइन में ये सहूलियत मिलेगी? किसके पास जाएंगे? दुकानदार तो जो भी हमें हमारी पहचान जहाँ होती है हम वहीं से ज़्यादा लेने का वो रखते हैं, लेकिन यहाँ तो है ना तो हमारी कोई पहचान है। अगर फ़ोन करके हमने बुला भी लिया तो ना तो हम उसे वापस कर पाएंगे, और ना किसान इतना शिक्षित है कि उसे वापस कर पाएगा इतना ज़्यादा। ऑनलाइन से हमें फ़ायदा तो है कि घर पे पहुँच जाएगा माल, लेकिन एक नुकसान ये ज़्यादा है कि उसकी हम क्वालिटी नहीं चेक कर पाएंगे। खाद बीज के ऑनलाइन बाजार से दुकान वाले भी घबराए हुए हैं। उनका मानना है कि इससे उनका कारोबार प्रभावित होगा। ऑनलाइन की कौन गारंटी लेगा? जो भी खाद बीज दवाई आ रही है वो 100% ठीक है, सारे मापदंडों के अनुसार है कि नहीं है। हमारे यहाँ बार बार कृषि जो अधिकारी है वो चेक करने आते हैं, ऑनलाइन में कौन चेक करेगा? भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिले के आवर गांव में बहादुर सिंह, महेंद्र सिंह दोनों बड़े किसान हैं। 100 बीघा खेत है, स्मार्टफोन चलाते हैं, सो ऑनलाइन खाद बीज पर नज़र है। क्या कह रहे हैं सुनिए। ऑनलाइन एक यूरिया खाद आया है, वो 135 रुपये किलो है। अगर वो डालेंगे तो सोसाइटी में 300 रुपये किलो में मिलता है। 300 रुपये का 50 किलो। 50 किलो। हाँ। और ये 1 किलो का 135 रुपये है। तो कैसे डालेंगे, कैसे करेंगे पूरा? अभी हमने 10,000 रुपये क्विंटल से सोयाबीन ली, उसको बोई, अभी आधी भी नहीं उगी, उसके बाद दवाई कितनी महंगी आ रही, कैसे क्या करेंगे हम मैनेजमेंट इसमें? तो ये सब जो लागत होती है आपका बीज और दवाई और खाद, ये कितनी लागत पहुंच जाती है? 1 बीघा में कितना आपको मिल पाता है? क्या आपको जरूरत है? सर कुछ भी नहीं मिलता। अगर दवाई इतनी महंगी मिल रही है, अब एक डोज पड़ रहा है अपन को, जैसे बीघे के ऊपर जो मान लो 1,000-1,500-2,000 रुपये का डोज मिल रहा है। अब अभी दवाई छिटकते अपन ने 10 दिन बाद फिर दवाई छिटकनी पड़ रही है, तिल्ली पड़ रही है। जानकारों का मानना है कि यह पहल किसानों को बड़ी कंपनी के एकाधिकार के चंगुल में फंसा सकती है। बेहतर होता कि सरकार फुटकर के धंधे से इन्हें दूर रखती। इस तरह की छूट जो एसेंशियल कमोडिटी या फर्टिलाइजर मार्केट पे दी जा रही है,
ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। प्राइस का कंट्रोल है, क्वालिटी का कंट्रोल है, इसके डिमांड सप्लाई में बहुत बड़ा इशू है। एक तरफ जो सरकार है नीम कोटेड यूरिया लाती है, कहती है कि हम लोग कालाबाजारी को रोकेंगे, जो यूरिया का दूसरे लोग उपयोग कर रहे हैं उसको रोके। कहीं इस तरह की मार्केटिंग चैनल के माध्यम से जो कृषि में उपयोग होने वाले जो सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट है उनको कोई दूसरे काम के लिए तो नहीं दिया जा रहा। कुछ छोटे सवाल तो पहली नजर में बनते ही हैं। मसलन ऑनलाइन नीम कोटेड की कीमत 199 रुपए से 250 रुपए प्रति किलो तक है। 20% छूट भी जोड़ ले तो कीमत हुई लगभग 159 रुपए 20 पैसे। सरकारी यूरिया 266 रुपए 50 पैसे 45 किलो, यानी लगभग 6 रुपए प्रति किलो। इससे ज्यादा वसूलना कालाबाजारी की श्रेणी में आता है। सब्सिडी हटाने पर भी ये लगभग 21 रुपए प्रति किलो मिलेगा, लेकिन यहाँ 27 गुना महंगा ऑनलाइन पर छूट के साथ। यकीनन ऑनलाइन किराना बेचने और खेती का सामान बेचने में फ़र्क है। वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर खाद बेचने के लाइसेंस का प्रावधान है ताकि कोई किसानों को ज़्यादा कीमत पर खाद बीज ना बेच पाए, लेकिन जब खुले तौर पर ताल ठोककर कोई 20 से 25 गुना की कीमत पर खाद बेच रहा हो और देश के कृषि मंत्री उस पर ताली बजाएं तो कोई कह भी क्या सकता है। आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।